दोस्त कैसे होंगे। हम जानते हैं कि आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना का अभी समय चल रहा है, यह काफ़ी खतरनाक और महामारी का भी समय माना जा रहा है। सभी देश इससे जूझ रहा है, अतः हम सबों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए आज का हम लोग का करंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग आज करंट का आर्टिकल है कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी पूरी दुनिया। चलिए नेक्स्ट का आता है टाइटल कोविड-19 का वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पहला कहता है कि कोविड-19 का वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला, कोरोना महामारी के बाद सामाजिक व्यवहार में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। पहला बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना महामारी का प्रभाव पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर, शिक्षा सीखने पर आधारित क्षेत्र पर कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव पड़ेगा ही। क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बेहद तेज़ी से बढ़ेगी, बात ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी के बाद क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए मुद्दा बनेगी, ये तो बनना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर कहता है कि कोविड-19 के दौरान WTO और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठेगा, एकदम उठेगा, इसमें हो ही सकता है, उठना ही है। चलिए 8 नंबर का आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कंसेप्ट है AEIOU भवेल, जो कि 5 लेटर है, भवेल के 5 लेटर पर कंसेप्ट बनाया गया है। क्या मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मंत्र फॉलो करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, क्या हमें कोरोना के साथ जीना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग के लिए और नेसेसरी है कि क्या हमें कोरोना के साथ जीना ही सीखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। यदि आप हमारे बहुत सारे करंट अफेयर जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर जाकर बहुत सारे उसमें वीडियो है करंट, उसमें देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तेजस्वी कोचिंग चैनल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जानते हैं कि हमारी कोरोना के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रही है। देर सबेर दुनिया कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जरूर जीते लेगी, लेकिन इसके बाद हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। भविष्य को लेकर इस अनिश्चितता भरे माहौल में कई सवाल मन में उमड़ रहे हैं कि कोरोना महामारी के शिकस्त देने के बाद दुनिया कैसी होगी, कामकाज के तौर तरीके कैसे होंगे, लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव आएंगे, इस महामारी के बाद किस तरह का समाज उभरेगा, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग, परिवहन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, क्या दुनिया के देशों में आपसी एकजुटता बढ़ेगी या एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी, क्या आने वाले वक्त में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की परिभाषा बदलने जा रही है, क्या ग्लोबलाइजेशन का वर्तमान स्वरूप भविष्य में आने अपने मूल स्वरूप को खो देगा। ये तो सवाल है जिनका जवाब हमें तलाशने के लिए काफ़ी प्रयास करना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए, बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग जानना है। ड्यूरिंग कोरोना काल के समय हम लोग जानते हैं कि पहला कहता है कि ये लाइफ एंड लिबर्टी आर नेचुरल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग बट नो ए डे बोथ आर इन थ्रेड इनविजिबल enemy compelled us to lock in home. You cannot go outside even for essential work. What to do is according to guidelines of government. So where is liberty and where is life? चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकली इट इज़ नाउ थ्रेटन एवरीवन एवरीवेयर टॉक एंड न्यूज़ अबाउट कोरोना। इसको सभी जगह होना ही है कि कोरोना के ही सभी जगह बातें होगी, सभी कोई बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। विच लो और डीमोटिवेटेड अस टू वी हैव ए स्ट्रेंजर फियर ऑलवेज इन माइंड दैट माई सेल्फ आवर क्लोज वेल विशर इन टिक्ट as we know everything is out our attitude, so in this day our attitude and aptitude is skeptic or not much positive. चलिए आगे वेरी इंपॉर्टेंट है, वी हैव ए नो, क्या हम लोग जानते हैं
हम लोग तो जानते हैं, वी हैव टू नो, हम लोग जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यही हमारी यह कोरोना काल में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कहता है कि वी हैव टू नो, हम लोग जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। सो साइकोलॉजिकल विक्टोरीज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट बात पे चलते हैं, पॉइंट पर। कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कोरोना वायरस के दौरान कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन etc विच इज ऑल्सो बिकमिंग part of life. Economy and social activities are facing multiple challenges, and it is very clear that both are backbone of human life. No one can think good life without these. An example, till now we enjoy party, being with friends and relatives, traveling and enjoy outside outing place. But with corona all we lost and complete to live with my many restrictions. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, ये बात। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट पर कि कोरोना महामारी के बाद सामाजिक व्यवहार में किस तरह के बदलाव को देखने के मिलेगा। पहला, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनेगा प्राथमिकता। पहला नंबर जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य बनेगा प्राथमिकता। इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं कि कोविड-19 के समय क्या होगा। कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव के पश्चात हमें साफ सफाई की अहमियत समझ में आएगी और आई है। यह बात तो तय है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लंबे समय तक बनी रहेगी। संभवतः यह एक आदत में शुमार हो जाए। पूरी दुनिया के लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स व्यक्तिगत सजो सामान हो जाए। स्वच्छता सरकारों के कर्तव्यों की सूची से बाहर व्यक्तिगत रुचि का विषय बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा है, कहता है कि पारिवारिक रिश्तों में मजबूती। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन ने लोगों के पारिवारिक रिश्ते को भी मजबूत किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग कल तक परिवार से दूर भाग रहे थे उन्हें भी आज परिवार याद आ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने बच्चों और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, जिसका खुद परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। कोरोना खत्म के बाद लोगों के पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। थर्ड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि वर्क फ्रॉम होम चलन। जितने भी वर्क होंगे वो सभी वर्क फ्रॉम में होने लगेंगे। ठीक, घर पर सारे कार्यों का चलन चालू हो जाएगा। चलिए कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अनुमान लगाया गया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए राजी हैं। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद वर्क फ्रॉम होम, घर से ऑफिस काम एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में कर्मचारी के लिए ऑफिस में कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बिजली, पानी जैसे अन्य खर्च भी नहीं है। कोई ऐसी कंपनियां पहले ही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। 4 नंबर, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करना है। लॉकडाउन के बाद इसकी पूरी संभावना है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से ठीक उसी तरह परहेज करेंगे जिस तरह लॉकडाउन में कर रहे हैं। बाजार, मॉल और मेले में भी लोग जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से एक तय दूरी का जरूर ख्याल रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद भी मनुष्य को सामाजिकता में आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्राणी रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि लॉकडाउन की बहुत सारी आदतें हो गई हैं, जैसे कि बाजार, मॉल, मेले में लोग जाएंगे तो एक दूसरे से काफ़ी दूरी का डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, भीड़ वाले जगहों पर नहीं जाएंगे। ये तो होना ही है, बट एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि सबके लिए है और सबके लिए रहेगा। मनुष्य तो हमेशा अपने से सबों के साथ मिलजुल कर रहता है और ये तो मनुष्य प्राणी है और मनुष्य अपना फर्ज तो निभाएगा ही, क्यों कितना भी लॉकडाउन हो। जब आज वर्तमान समय में लॉकडाउन में है, सब कोई है, इसका ख्याल रखें और आगे भी ख्याल रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब झटका लगता है तो हमारी आदतें बदलती है। बिल्कुल, लोगों के काम करने आने जाने के तौर तरीके बदल जाते हैं। बिल्कुल, उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या, उनके जीवन की लय भी बदल जाती है। उनके खाने पीने और परिवार के साथ संवाद करने का तरीका भी बदल जाते हैं। जब लोग चीज़ों की अलग तरीके से करने को मजबूर हो जाते हैं तो नई आदतें जन्म लेने लगती है। सामाजिक मेल मिलाप सीमित होंगे और आने वाले समय में हम कार्यस्थल पर, स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों पर किस तरह का व्यवहार करेंगे और यहाँ तक कि बच्चे मिलकर कैसे खेलेंगे, यह आने वाले समय में अलग होगा। कोरोना वायरस के कारण सामाजिक ताने बाने में जोर दरारें आएगी, उन्हें दूर नहीं किया जा सकेगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या कोरोना महामारी का प्रभाव पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है। पहला कहता है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन नौकरियां पर गाज गिरेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति का मदद से इस वैश्विक बेरोजगारी के अवसर को कम करने में मदद मिलेगी। ये दूसरा सेकंड नंबर, यूनाइटेड स्टेट की चीन पर आत्मनिर्भरता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि अभी हमारी दुनिया और अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। अक्सर कंपनियों में सभी सामानों में से 90% सामान चीन में तेल से उत्पन्न पदार्थों जैसे प्लास्टिक, पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। हम जल्द ही देखेंगे कि जूते की अलमारियां खाली हैं, फ़ोन, कपड़े, यहाँ तक कि टूथपेस्ट नहीं मिलेंगे। हमें चिकित्सीय सामानों की आपूर्ति में काफ़ी कमी से भी जूझना पड़ सकता है। स्मृति चिन्हों और बेकार गुडी बैग के अंतहीन उत्पादन में रोक भी लगेगी। ये बात सही है बिल्कुल कि अभी लॉकडाउन में कि कोरोना के समय भी हमारे देश चाइना के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत सारी ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि आगे आने वाले समय में हमेशा चाइनीज सामानों पर बैन रहेगा। थर्ड नंबर, कोरोना महामारी के कारण वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड यानी विश्व व्यवस्था बदलने वाली है। अगर यह मान लिया जाए कि इस अनिश्चित महामारी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तब भी यह स्पष्ट है कि चीनी सरकार की अधिनायकवाद की नीति और पारदर्शिता की कमी दुनिया को चोट पहुंचाती रहेगी। आज कोविड-19 का संकट खड़ा हुआ है, कल उनकी वित्तीय प्रणाली का संकट हो सकता है। यह स्पष्ट है कि लाभ के उद्देश्य से सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखने और 80% आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन में स्थानांतरित करने का विचार व्यावहारिक है। चलिए नेक्स्ट हम 4 पॉइंट पर चलते हैं कि भारत में सिंथेटिक साड़ियों के और अफ्रीका के प्लास्टिक की घरेलू वस्तुओं के चीन से होने वाले अंतर्विहीन निर्यात से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बाधित कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बेरोजगारी और प्रदूषण की उत्पत्ति हुई है। इस मौजूदा संकट के कारण संभवतः इसमें रोक लगेगी और स्थानीय तौर पर चीज़ों को बनाने का नया अवसर पैदा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को मौजूद वक्त को जगाने की घंटी के तौर पर लेना होगा और उन्हें गैर सैन्य संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए अधिक ध्यान देना होगा, जिसमें आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भरता भी शामिल है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स से लेकर परिणाम स्वरूप इस संकट से हमें इस बात का स्मरण कराया है कि यह विश्व घटकों तथा तैयार उत्पादों के स्रोतों के रूप में किस हद तक चीन पर निर्भर है। ऐसे में दुनिया के देशों को देश के रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ों और दवाइयों का स्वदेशी पर उत्पादन शुरू करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। 7 नंबर, जब भारत एक अधिक गतिशील और टिकाऊ दुनिया बनाने में मदद करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, बट सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा पर्यटन क्षेत्रों सहित अनेक सेवा क्षेत्रों में भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है। भारत में बड़े पैमाने पर विकास की संभावना है। सिर्फ 35 साल पहले भारतीय चीनी अर्थव्यवस्था का निर्यात एक समान था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि सेकेंड नंबर कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका शॉर्ट नेम होता है AI।
आधारित औषधीय विकास। जितनी शीघ्रता से हम कोरोना महामारी के इलाज के लिए प्रभावी और सुरक्षित दवाई और कोरोना से बचाने वाले टीका का विकास कर लेंगे, उतना ही जल्दी इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। दवाई के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आदर्श सहयोग साबित होगा। यह मानवीय प्रयासों का पूरक बन सकेगा, उन प्रयासों को तेज कर सकेगा। महामारी वर्तमान परिस्थिति ही औषधि विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने के भावी प्रयासों के बारे में अवगत कराएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए थर्ड नंबर, टेली मेडिसिन में क्या प्रभाव होगा। हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के कार्यकालों में भीड़ भाड़ तथा लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए कई हॉस्पिटल चिकित्सा मरीजों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही परामर्श लें। कई तो इसे लागू भी कर रहे हैं। किसी डॉक्टर के यहाँ किसी हेल्थ केयर सेंटर जाने के बजाय रिमोट केयर मदद से मरीज को क्लिनिक सेवा प्रदान की जा सकती है कोविड-19 के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल और आने वाले समय में भी लगता है कि डिजिटल तो बन ही रहा है, जिसके चलते सारे ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ावा दिया गया है। खुदरा खरीदारी अधिक से अधिक ऑनलाइन होगी। ग्राहक सेवा संबंधी संवाद आभासी होगा। सामाजिक दूरी का मतलब कर्मचारियों और ग्राहकों और भागीदारों के बीच आमने सामने की बातचीत में कमी आना है और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक संवाद बढ़ेगा। जैसा कि घर से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे में जब यह संकट खत्म हो जाएगा तब नई आदतें विकसित होगी और महामारी के बाद की दुनिया महामारी के पहले की दुनिया से अलग होगी। आमने सामने की महंगी लागत वाली बातचीत कम होगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम खर्चीले इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जितने भी हमारे मतलब कि कीमती आमने सामने की महंगी जो लागत वाले बातचीत कम होगी और लेकिन अपेक्षाकृत कम खर्चीले और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेक्शन की प्रवृत्ति भी बढ़ाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा सीखने पर आधारित क्षेत्र पर कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव हम लोग जानेंगे। कहता है कि पहला कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों के शिक्षित होने के तरीके में भी परिवर्तन कर दिया है। 40 देशों में घोषित तथा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हो गए हैं। हम लोग जानते हैं कि 39 देश में घोषित यह लागू है लॉकडाउन, जो कि सभी जगह स्कूल बंद है, जिसके कारण 421 मिलियन से भी अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अन्य 22 देशों ने आंशिक स्थानीयकृत बंदी की भी घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। होम स्कूलिंग की परिस्थितियाँ क्या रहेगी, कैसी होगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संकट पर काबू पाने के उद्देश्य से लिए गए इन फैसलों के कारण लाखों छात्रों के लिए अस्थायी तौर पर होम स्कूलिंग की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान जैसे देशों में, जो कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं, इन परिवर्तनों से निश्चित रूप से असुविधा हुई है, लेकिन उन्होंने शैक्षिक नवविचार के नए उदाहरण भी पेश किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इंटरेक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ाई होगी। कहता है कि कोरोना काल के समय में जितने भी इंटरेक्टिव ऐप हैं लागू किए गए हैं, उन सभी ऐपों पर आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करने के लिए भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने इंटरेक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर ही रहकर और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या बहुत सारे एजुकेशन ऐप आ गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। और समाधान प्रदाता कहीं भी कभी भी किसी भी समय सीखने का डिजिटल शिक्षा का अवधारणा के खास स्वरूपों को अपनाने की दिशा में बढ़ाए जाएंगे। पारिवारिक इन पर्सन क्लासरूम लर्निंग के स्थान पर सीखने की नई विधियाँ स्थान लेगी। लाइव प्रसारणों से लेकर शिक्षक प्रभाव को तक और वर्चुअल रियलिटी अनुभव तक शिक्षण एक ऐसी आदत बन जाएगी जो कि रोजमर्रा की दिनचर्या से सही जीवन शैली के साथ समायोजित हो जाएगी। चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा ये क्वेश्चन हम लोग जानकर कि जितने भी होंगे लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन में के समय भी सारी व्यवस्थाएं हम लोग जान रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग चलते हैं ऑनलाइन शिक्षण का चालन क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शिक्षण एवं संघ गठबंधन विधि
हितधारकों के साथ आकर ले सकते हैं, जिसमें सरकार, प्रशासक, शिक्षा पेशेवर, प्रौद्योगिकी प्रदाता और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर शामिल है, जो संकट के अस्थायी समाधान के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उभरते देशों में जहां शिक्षा मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई है, या भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रचलित और परिणामी प्रवृत्ति बन सकती है, जो कि ऑनलाइन प्रशिक्षण का चलन था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते जा रहा है, और बहुत सारे सोशल मीडिया का भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहता है कि लिबरलाइजेशन के दौरान पूरे वर्ल्ड की सरकार ने जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राइवेट क्षेत्र के हवाले छोड़ा है, उनमें स्वास्थ्य प्रमुख है। सबसे बड़ा है तो स्वास्थ्य प्रमुख है। भारत में यही हुआ है। इस दौर में केंद्र में चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बनी हो, सबने स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के हवाले छोड़ने की नीति को ही आगे बढ़ाया। राज्य सरकार ने भी ऐसा ही किया। देश विदेश मतलब कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। गाँवों में जो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम करते थे, उनमें से अधिकांश इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। कुछ अस्पतालों को तो छोड़ दे, अधिकांश शहरी अस्पताल भी बुनियादी ढांचे का अभाव का सामना कर रहे हैं, और यहाँ निजी अस्पतालों का दबदबा भी है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं। इस महामारी पर पर्दा डालने की चीन की कोशिश में अगर बराबर का आपराधिक साझेदारी भी रहा, तो कम से कम उसकी अनदेखी जरूर थी। संयुक्त राष्ट्र भी इस संकट के समय दुनिया को नेतृत्व देने में असफल रहा। इस महामारी से उपजे संकट के प्रति तमाम देशों के बीच सहयोग समन्वय स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही। ऐसा लगता है कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी सभा संगठित जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र में कई देशों ने तो अपने दूतावास बंद कर दिए हैं, वहीं अन्य अपने राजनयिकों की संख्या बहुत कम कर दी है। ऐसे समय में हो रहे दुनिया को संकट से उभारने के लिए वैश्विक नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है। अगर इस महासंकट के समय भी संयुक्त राष्ट्र विश्व की परिवेश से अनुपस्थित रहा, तो ये सवाल उठना बिल्कुल उचित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की चुनौतियों से का समाधान देने में सक्षम है। क्या अब भी चलते रहने देना चाहिए? शायद अब ऐसा आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पर ये समय भी काम करती रहे, जब विश्व को इसकी सख्त आवश्यकता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। हमें इसका दायरा बढ़ाने के साथ साथ बदनाम हो चुकी वीटो पावर की व्यवस्था को खत्म करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए आगे के चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कोरोना वायरस महामारी के बाद क्या वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद हावी होगा। कोरोना महामारी और मंदी के बोझ तले दबी दुनिया संरक्षणवाद तथा राष्ट्रवाद तरह की तमाम धाराओं को और बल मिलने के आसार दिखने लगे हैं। मौजूदा हालात में जब दुनिया भर के देश अपने लोगों को महामारी से बचाने के साथ अपनी टूटती अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, भूख और बेरोजगारी का खतरा केवल गरीब ही नहीं मध्यम वर्ग के सामने भी मुंह बाए खड़ा है, तब संभलने और संभालने की कोशिश में सारे देश अंतर्राष्ट्रीय नियम और व्यवस्थाओं को मानने से मुकरने लगे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समानता और संतुलन की अवधारणाओं की जगह संरक्षणवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो ताज्जुब की बात है कि नहीं। पिछले कुछ सालों से वैश्वीकरण फैशन से बाहर हो रहा है। नौकरियां जाने के लिए तो संरक्षणवादी लोग विश्व व्यापार की व्यवस्था को दोषी ठहराते ही रहे हैं। अब वैश्वीकरण विरोधियों को कोरोना से विश्व के व्यापार के लिए जरूरी सप्लाई चेन से होने वाले खतरों का मुद्दा उठाने का भी बड़ा कारण दे दिया है। दुनिया भर में आने जाने पर लगे सख्त रोक से शायद हट जाए, लेकिन वैश्वीकरण वैसा ही रहेगा जैसा कोविड-19 से पहले मौजूद था। इसी संभावना कम है महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था उभर सकती है। कम से कम इसके मौजूदा स्वरूप में बड़े बदलाव के तो पूरे आसार हैं, जबकि तो अब जब पक्का माना जाने लगा है कि कोरोना की वैश्विक महामारी
के दौरान झुका रहा है कि विदेशों में खुली आवाजाही का बड़ा हाथ है प्रधानमंत्री मोदी का AEIO युग। चलिए कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट कि मोदी जी का जो AEI भवेल के 5 लेटर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। AEIO से संबंधित कंसेप्ट PM नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लिंक लाइन पर अपने लिखे गए एक आर्टिकल में कहा है कि जिस तरह से अंग्रेजी के शब्दों में भवेल AEIO का खास महत्व होता है, उसी तरह कोरोना के बाद की जिंदगी में इन शब्दों से जुड़े अर्थों का विशेष महत्व होगा। चलिए पहला है अनुकूलता। पहला क्या है तो अनुकूलता। A फॉर क्या बोलेंगे एडेप्टिबिलिटी। पहला है अनुकूलता मतलब अनुकूल साथ साथ चलना। क्या रहेगा A फॉर एडेप्टिबिलिटी। समय की मांग है कि ऐसे बिजनेस और लाइफ स्टाइल मॉडल को अपनाया जाए जिनके साथ आसानी से तारतम्य में बैठाया जा सके। ऐसा करके हम अपने बिजनेस को भी सुरक्षित रख सकेंगे, जिज्ञों को भी संकट की इस घड़ी में बचा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट इस कड़ी में उत्तम उदाहरण हो सकता है। बड़े या छोटे दुकानदारों को डिजिटल टूल्स में निवेश करना चाहिए, इससे व्यापार करने में बाधा नहीं आएगी। भारत में पहले से ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरह टेलीमेडिसिन का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसमें बिना क्लिनिक या अस्पताल जाए हम डॉक्टरों के परामर्श ले सकते हैं और ये भी भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। दूसरा कहता है क्षमता। फॉर इफिशियंसी जिसको बोलते हैं क्षमता। सेकेंड नंबर। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसको बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है कि हमको इसके अर्थ के बारे में नए सिरे से विचार करना होगा। और क्षमता से इस सिर्फ यही नहीं हो सकता कि हमने ऑफिस में कितना समय दिया। हमको ऐसे मॉडल पर विचार करना चाहिए जहां प्रयासों की जगह उत्पादकता और क्षमता पर ज़्यादा तरजीह दी जाए और निश्चित अवधि में काम पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं I फॉर इंक्लूसिविटी जिसको समावेशिता कहते हैं। इंक्लूसिविटी ऐसे बिजनेस मॉडल को विकसित करना होगा जिसमें गरीबों की देखभाल के साथ धरती की सुरक्षा का भी भाव निहित हो। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हमने बड़ी प्रगति की है। धरती माँ ने दिखाया है कि यदि इंसानी गतिविधियाँ कम से कम हो तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होती है। लिहाजा ऐसे टेक्नोलॉजी का भविष्य होगा जो धरती पर हमारे प्रभाव को कम से कम करे। इसी तरह कोरोना ने हमको एहसास दिलाया है कि स्वास्थ्यगत समस्याओं के निदान के लिए बड़े पैमाने पर कम लागत वाली टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। इसके जरिए वैश्विक स्वास्थ्य और मानवता की सेवा में हम अगुवा बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अवसर जिसको इंग्लिश बोलते हैं O फॉर अपॉर्चुनिटी। हर संकट अपने साथ अवसर लेकर भी आता है। कोरोना वायरस भी इससे इतर नहीं है। ऐसे में हमको नए अवसरों विकास के नए क्षेत्रों के बारे में आकलन भी करना चाहिए। अपने लोगों अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। ऐसे में कोरोना के बाद की दुनिया में भारत अग्रणी भूमिका में नज़र आ सकता है। चलिए लास्ट सार्वभौमिकता U फॉर यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म जो है सार्वभौमिकता के बारे में बता रहा है। कोरोना वायरस नस्ल धर्म जाति समुदाय भाषा बॉर्डर नहीं देखता। ऐसे में हमारा व्यवहार प्रमुख रूप से एकता और भाईचारे की भावना से निहित होना चाहिए। जो कि मोदी जी का AEI कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा हद तक सभी को फॉलो करना चाहिए और करेगा ही। चलिए आप ही अपनी तरह से बहुत सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सभी नियमों का पालन करते रहिए और आगे भी करते रहेंगे। क्या हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? इस टॉपिक पर बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? तमाम देशों द्वारा अपनी सीमाएं सील करने, एक दूसरे से हवाई संपर्क तोड़ने और तमाम आर्थिक गतिविधियां रोक देने, शारीरिक दूरी और लॉकडाउन का रास्ता अपनाने तथा करोड़ों लोगों की भूखमरी की जीद में ला देने का लंबा
दौर गुजर जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि कोरोना वायरस निकट भविष्य में विदा हो जाने वाली चीज़ नहीं है। एड्स के वायरस की तरह हमें इसको दुनिया की अस्थायी अंग मानने और सालों साल इससे बचाकर चलने का मन बनाना पड़ सकता है। यह सूचना इतनी भयावह है कि आत्मसात करने में दुनिया को लंबा वक्त लगेगा। अब काफ़ी समय लग जाएगा अब हमारी पूरी दुनिया को एक साथ मिलजुल कर काम करने का, अपने अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद अब कोरोना से पार पाने का अब एक ही तरीका बच गया है और यह है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसके साथ जीने का सबसे बड़ा मंत्र है, इससे डरना नहीं है लेकिन इसके पास भी नहीं जाना है। ऐसे में आप अपनी स्थिति को कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम एक जंगल से गुजर रहे हैं और किसी भी जानलेवा हमले में हमें खुद को बचाना है। जाहिर है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और वार के लिए तलवार और ढाल लेकर चलना होगा। कोरोना के मामले से हमारा दुर्भाग्य यह है कि एक तो यह दुश्मन अदृश्य है, ऊपर से इसने मारने वाली तलवार, दवा और वैक्सीन तैयार नहीं हुई। ऐसे में हमारे पास बस ढाल ही है जो हमें इसके हमले से बचा सकता है। जी हाँ, बचाव ही फिलहाल इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि दुनिया भर की दर्जन भर लेबोरेटरीज में कोरोना वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। अभी तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन इस साल के अंत तक भी आएगी या फिर लंबा समय लेगा। चलिए, हम लोग इस तरह से यह टॉपिक समाप्त हुआ। अभी हमारा थोड़ा लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिनों से घर रहने के कारण अभी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जिससे अपनी पढ़ाई पर लिए काफ़ी कंटिन्यूस नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। चलिए, बाकी सब 9th 10th के लिए हम मैथ साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, ग्रामर, संस्कृत के लिए भी हम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए हुए हैं। यूट्यूब पर अपना चल रहे हैं वीडियो अपलोड करके, और आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आप 9th 10th की यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो का तो देखने के बाद आप मेरे नीचे पेज में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो कि मैट्रिक क्लास के जो बच्चे होंगे इस साल काफ़ी लॉकडाउन के चलते उनकी पढ़ाई ज़िंदगी काफ़ी अंतिम समय पर आ गया है। अब काफ़ी समय निकल चुका है, मेहनत करना काफ़ी है। चलिए, इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।